हमारे जीवन के निर्माण में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो हमारी जबान की होती है। हमारे रिश्तों को मीठा मधुर बनाने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो जबान की होती है। हमारे कैरियर को आगे बढ़ाने में, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है तो वो जबान की होती है। मैंने कहा जीवन के विकास का अगर कोई मूल आधार होता है तो वो आदमी की क्या है? कितनी इंच की है? 2.5 इंच की जबान है। ये जबान बड़ी गजब की है। अगर सुधर जाए तो रिश्तों को सुधार देती है और बिगड़ जाए तो रिश्तों को मिटिया मेट कर देती है। ये जबान है अगर सही ढंग से चलती रहे तो अभिनंदन कराती है, गले में फूलों की माला दिलाती है, और गलत ढंग से बोलने लग जाए तो गले में जूतों की माला आ जाती है। जबान है अगर अच्छे ढंग से उपयोग करो तो व्यापार बढ़ जाता है, और गलत इस्तेमाल करो तो व्यापारी भी टूट जाते हैं। ये जबान है अगर मधुरता से बोलो तो सास बहू के रिश्तों में प्रेम और मिठास घुला रहता है, और हर समय टेढ़े बोलते रहे तो खटास घुलना तय हो जाता है। मेरे भाई, मुझे अगर कोई पूछे कि पूरे शरीर में ये जो 5.5-6 फीट की काया है, ये शरीर है, इस शरीर में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग क्या है, कोई अगर मुझे पूछेगा कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, मैं कहूंगा आदमी की जबान इस शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यही वो चीज है जो जीवन के सारे कार्यों को संपन्न कराती है। मेरे भाई, बाकी कोई चीज प्रकट नहीं होती। आप मन में क्या सोचते हैं आप जाने, आप कान से क्या सुनते हैं आप जाने, आप जबान से क्या बोलते हैं आप आंखों से क्या देखते हैं आप जाने, आप नाक से क्या सूंघते हैं आप जाने, पर आप जबान से क्या बोलते हैं यह केवल आप नहीं जानते, यह सामने वाला भी जान लेता है। इसलिए शरीर का अगर सबसे अच्छा कोई अंग है तो वो हमारी जबान है, और शरीर में अगर सबसे भूंडा, सबसे खराब अगर कोई अंग है, मुझे कोई पूछे कि आदमी के शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर अमृत भरा रहता है, तो मैं कहूंगा आदमी की जबान है जिसमें अमृत भरा रहता है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, याद रखना, जिस जबान में अमृत भरा रहता है, लेकिन यही वह जबान है जो जबान कभी कभी जहरीली बन जाती है और इसमें जहर भर जाता है। तय हमें करना होता है। भगवान ने तो हमें जबान दे दी, इस जबान से हम गीत गाते हैं कि गालियां निकालते हैं, यह हमें तय करना होता है। भगवान ने तो हमें भाषा बोलनी सिखा दी, इस भाषा से हम किसी को सम्मान देते हैं या अपमान देते हैं, यह हमें तय करना होता है। मेरे भाई, घर में जो झगड़े होते हैं ना, वो कोई जमीन जायदाद को लेकर शुरुआत नहीं होती। अगर सास बहू में दूरियां होती है ना, तो वो कोई गहने और ज़ेवरात को लेकर नहीं होती। अगर पति पत्नी में अगर तनाव होता है ना, तो वो कोई पीहर से आए हुए सामान को लेकर नहीं होती। ये जब भी होती है तो जबान का सही इस्तेमाल न किया तो आदमी की जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाती है। अच्छा याद करो, जब आपकी शादी हुई थी उससे पहले जब आप मोबाइल पर बातें करते थे, जिनकी अभी अभी 2-5-10 साल में शादियां हुई है, पुराने जमाने में तो ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि मोबाइल पर बातें करें, तब तो पीपी फोन की जारी करनी पड़ती थी, महीने में एक बार बात हो जाए। हाँ, एक बात तय है, पहले फोन तार से बंधा हुआ था तो आदमी आदमी से बंधा हुआ था, और जब से फोन तार से अलग हो गया है, आदमी आदमी से भी अलग हो गया है। जब तक हमारा फोन कहां बंधा हुआ था, तार से बंधा हुआ था, तब तक हम सब जुड़े हुए थे, और जब से फोन ये बेतार हो गया है, आदमी मोबाइल को ज्यादा समय देता है। हर महिला मेरी बात पर हां भरेगी कि उसका पति मोबाइल को ज्यादा समय देता है, अपनी पत्नी को कम समय देता है ना। हर महिला इस बात के लिए दुखी है, अरे तुम दुकान से आते हो, हम 8-8 घंटे तक 10-10 घंटे तक तुम्हारी इंतजारी करते हैं, दिन भर घर में काम करते रहते हैं, और एक तुम हो जो दुकान से आए और आते पहले बातें शुरू, फिर व्हाट्सएप शुरू, फिर फेसबुक शुरू, फिर ये शुरू, फिर यूट्यूब शुरू। रात को 11 बज गए हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, धर्म पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे, मां बाप को समय नहीं दे पा रहे। अरे मैं आपको कैसे बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि नया नया जोड़ा आया था। जोड़े का मतलब समझ गया ना, कपल। ये दो चीज बड़ी जबरदस्त होती है, एक तो चप्पल और एक कपल। ये अकेले काम की नहीं होती। क्या क्या, पांव की
चप्पल, अब एक बेचारी क्या काम आएगी? तो ये चप्पल और कपल साथ साथ चलती है। तो वो कपल मतलब नई नई शादी का मतलब क्या बताऊं, 5-7 दिन हुए थे। वो क्या कहते हैं, हाथ में क्या लगाते हैं, मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और हल्दी की खुशबू भी नहीं गई होगी। मैं आज तक समझ नहीं पाया, दुनिया में चोट लग जाए तो हल्दी लगाते हैं, है ना, पर ये शादी के पहले हल्दी क्यों लगाते हैं? आपने हल्दी लगवाई है? मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, ये चोट के बाद तो हाँ अब समझ में आई, ये शादी इतनी बड़ी चोट है, पहले हल्दी लगा ले फिर खाता रहे, ठीक है ना। तो वो आके बैठे हस्बैंड वाइफ दोनों सामने। तो मैंने कहा भैया 5 मिनट बैठो, मैं एक जरूरी काम करता हूं। फिर बाहर आके परिचित मतलब हमसे जुड़ा हुआ परिवार था, तो उनके घर में परंपरा थी कि कहीं भी हनीमून मनाने घूमने फिरने बाद में जाओगे, पहले गुरु महाराज को धोख लगाने जाओगे। उनके घर में परंपरा थी। तो जब भी उनके घर में शादी होते ही 10 दिन के अंदर अंदर वो हमारे यहाँ भेजते थे। तो पति पत्नी दोनों आए, हमने कहा 10 मिनट बैठो, हम कुछ काम करते फिर आपके पास बैठते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं मेरी अच्छी बहनों, मैं अंदर बैठा था पर उन दोनों को बाहर देख रहा था। शादी हुए कितने दिन हुए? 5-7 दिन हुए थे, पर मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, 5-7 दिन जिनकी शादी को हुए हैं, पति भी मोबाइल लेकर बैठा है, पत्नी भी मोबाइल लेकर बैठी है, दोनों यूं। मुझे लगा यार एक दूसरे का आकर्षण तो खत्म ही हो गया। पहले तो महीनों भर तक यूं देखा करते थे, खिड़कियों से झांक के देखा करते थे, छतों के ऊपर से जा करके ताक के देखा करते थे। सब कहां गए? एक मोबाइल ने सारी खुशियां छीन ली। हाथ की घड़ी, ये बड़ा खाऊ पीर मोबाइल है, हाथ की घड़ियां छीन ली, सुख की घड़ियां छीन ली, कैमरा छीन लिया, घड़ी छीन ली, पता नहीं क्या क्या हमारे हाथ से छीन लिया इस मोबाइल ने। आप आसपास में साथ में बैठकर हम लोग खुशियां मनाया करते थे, वो खुशियां हाथ से छीन ली। कैलकुलेटर छीन लिया, पता नहीं हमारे हाथ से क्या क्या इसने छीन लिया। और अब मैं आपको बताऊं, मैंने देखा वो दोनों मतलब 10 मिनट तक वो भी अपने मोबाइल में यूं कर रही है, अपने मोबाइल में। मैंने कहा कितना अच्छा होता इन्होंने शादी मोबाइल से की होती, जिंदगी आराम से जी होती, है ना। एक टीचर ने अपने पति को इशारा किया, अजी सुनते हो, मैं कॉपियां जांच रही हूं स्कूल की, तो एक बच्चे ने लिखा है कॉपी में निबंध का विषय था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो पता है एक बच्चे ने लिखा है कि मैं बड़ा होकर मोबाइल बनना चाहूंगा। आदमी को हंसी आई, बिना अक्ल का है। तो उसने निबंध को पढ़ के सुनाया। बच्चे ने लिखा है, मेरे पापा जैसे ही घर दुकान से ऑफिस आते हैं और आते ही मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं। मेरी मम्मी अगर खाना भी बनाती है मोबाइल को साथ में लेकर बनाती है। मेरी दीदी अगर कहीं भी बैठती है मोबाइल साथ में रहता है। मेरे मम्मी पापा अगर घर के आंगन में बैठते हैं तो मोबाइल साथ में रहता है। तो मुझे लगता है अगर मुझे अगर मम्मी पापा के साथ रहना है तो बड़ा होकर के मोबाइल बनना है। दोनों ये बातें पत्नी पढ़ रही थी और पति सुन रहा था। और लास्ट में पत्नी ने कहा, पता है किसने लिखा है? का मतलब अपने राजू ने लिखा है, उसी स्कूल में पढ़ रहा है ना, राजू ने लिखा है कि मैं बड़ा होकर, क्योंकि उस समय पति क्या कर रहा था, मोबाइल पे। मैं कई बार सोचा करता हूं, ये द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य गया था धनुर्विद्या के लिए, और जब द्रोणाचार्य को लगा कि ये अर्जुन को भी मात दे देगा, तो द्रोणाचार्य ने जब मांगा था तो अंगुली क्यों नहीं मांगी, अंगूठा क्यों मांगा? मुझे आज पता लगा, इसलिए मांगा था कि व्हाट्सएप में समय बर्बाद ना करता रहे। हम बहुत दूर हो गए हैं, वे लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं। हमारे संवाद खत्म हो गए हैं, हमारी बातचीत खत्म हो गई है, हमारा मिलना जुलना कम हो गया है। पत्नी भी मोबाइल में बिजी है और पति भी मोबाइल में बिजी है, दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैंने कहा कि इंसान की जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो उसकी जबान है। अगर सही ढंग से इस्तेमाल करो तो ये जबान रिश्ते बनाती है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो ये जबान ही रिश्ते तोड़ती है। आपको पता है, चलो अपने मुंह में आते हैं हम। मुंह में क्या क्या चीजें हैं? दांत कितने हैं? 32, किसी के 30, 31, 32 इसके बीच में होते हैं। और जीभ कितनी है? 1। आपने कभी सोचा कि जीभ 1 है और दांत 32 है? ऐसा क्यों? क्योंकि जीभ 1 है और दांत उसके रक्षक हैं।
ठीक है ना। पर ध्यान रखना, अगर जीभ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये 32 के 32 दांतों को तुड़वाकर बाहर ला सकती है। और आपको पता है, जब इंसान पैदा होता है, याद करो, मुंह में जीभ होती है कि दांत? याद करो, याद करो, जीभ। और 90 साल का डोकरा जब ऊपर जाता है तो मुंह में क्या होती है? जीभ की दांत। क्या गजब है, जीभ जन्म से मरण तक साथ रहती है, दांत पीछे आते हैं और पहले चले जाते हैं। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है? जीभ नरम है इसलिए जन्म से मरण तक रहती है, दांत कड़क है इसलिए बाद में आते और पहले। इसलिए आपने देखा होगा आपके रायपुर, बाकी इंडिया छोड़ दो, अकेले रायपुर में कम से कम 1000 डेंटिस्ट होंगे। 15-20 बोर्ड तो मैंने पढ़ लिए अभी 2-3 दिन में, जिधर जाओ यहां डेंटिस्ट तो भरे हुए हैं, तो खूब सारे डेंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, पर जीभ का डॉक्टर एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीभ नरम है, इसके इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, दांत कड़क है, इसके रोज इलाज करने पड़ते हैं। मैंने कहा अगर हम जीभ का सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएं तो मेरे भाई ये जबान हमारे रिश्तों में मिठास घोल सकती है। पति पत्नी में दरार इसलिए नहीं आती कि कोई दहेज की बात उठती है, हम जबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अमीर से अमीर घरों में मैं देखा है पति पत्नी में आपस में तनाव है, देरानी जेठानी में आपस में दूरियां हैं, सास बहू में आपस में तनाव है। कुछ लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं, हमने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। रोज रोज हमारे झगड़ा होता है, आप नहीं बोलना चोखो। मतलब मैंने कई घरों में देखा है सासू माताएं अपनी बहुओं से बोलती नहीं है, बाप जी जब भी बोलो इनको बूंदा ही लगता है, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया। ना बाबा ना, बोलना मत छोड़ो, इससे तो विवाद पैदा होगा, इससे दूरियां पैदा होगी, इससे तनाव पैदा होगा। कितना अच्छा होता आपने बोलना छोड़ने की बजाय मीठा बोलना शुरू कर दिया होता। ये किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है कि आप गुस्से में आके कह दो मां हमारे तो आंसू बोलने को नहीं, तुम जाने थारा काम, मैं तो आंसू टोको ही को नहीं था, बोलने को नहीं, मारे क्यों खत्म, मैं क्यों माथा लगाऊं। झट से हम आवेश में आकर कह देते हैं मारे तो बोलने को नहीं, तू जाने थारा कर्म, मैं क्यों बोलूं। नहीं 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 नहीं, हम बोलेंगे। चुप रहना अच्छी बात है, पर वो क्रोध में आकर चुप मत लो। वो साधना में अगर आप चुप होते हैं तो इससे आपकी मुक्ति होती है, पर गुस्से में आकर अगर आप बोलचाला बंद करते हैं तो इससे आपके संसार की धारा और बढ़ती है। हाँ, वो मौन ले ना, जब आपका मन हो जाए अब पर्यूषण के 8 दिन आए हैं, चलो मैं मौन रखूंगी, उस समय मन में मुस्कान होगी, मन में शांति होगी, मन में आनंद होगा, मन में मिठास होगा। अब आप गुस्से में भर गए हैं, अब आपको लग रहा है कि आपके घर में नहीं चलती है, वाह मैं तो बोलू ही कोनी, फूटा कनम थारा है, ऊपर से मन में कहीं बोल सी बांड बोल सी मैं तो बोली ही कोई, और मंदिर से कहीं बोल सी फूटा करम। अब बताओ उस मौन का कोई लाभ मिलेगा उसको, और कर्म के बंधन चलेंगे। बोलना भी चाह रही है, टोकना भी चाह रही हूं, माथे पर सवार होगी, हाँ अपने मन से ही करे, मत्ते चाले यार, ये वो अंट संट दिमाग में चल रहा है, पर एक बार बोल दिया मैं तो बोलू ही को नहीं है? अब बोलना चाह भी रही है पर बोल गई मुंह से मैं तो बोलू ही को नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। गुस्से में आकर बोलचाल बंद करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से में मिठास से अपनी बात को व्यक्त करने की शैली सीखना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, बोलचाल बंद हो जाएगी, आप उससे संवाद नहीं करेंगे, वो आपसे संवाद नहीं करेंगे। ये संवाद न करना भी बहुत बड़ा विवाद पैदा कर देगा। आप नहीं जानते ये आपकी चुप्पी भी घर को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग जाएगी। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो ये निर्णय मत करना मैं तुम्हारे बोलूंगी को नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अब विवेक रखूंगी, मैं प्रज्ञापूर्वक बोलूंगा, मैं विवेक पूर्वक बोलूंगा, मैं शांति पूर्वक बोलूंगी, मैं प्रेम से बोलूंगी। सामने वाले ने टेढ़ा बोला, सामने वाले ने पानी उतारते हुए बोला, सामने वाले ने अपशब्द का प्रयोग किया, सामने वाले ने तेरी मेरी की, पर मैं अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। अरे भाई, हमारी कुलीनता का परिचय किससे होगा? हमारी भाषा की शालीनता से होगा। आदमी की जैसी भाषा होती है, आदमी की जैसी बोली होती है, आदमी की जैसी जबान होती है। मेरे भाई 3 बातें हमेशा याद रखना। मां के पेट से निकला हुआ बच्चा, बोलो, कभी भी वापस लौटकर अंदर नहीं जा सकता। पक्की बात। कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकता। पिस्तौल से छूटी हुई गोली, बोलो 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 बोलो, कभी भी वापस पिस्तौल में नहीं आ सकती। और जबान से निकली हुई कड़वी बोली, ये भी कभी वापस, पिस्तौल की गोली और जबान की बोली
ये कभी भी वापस लौट कर आने वाली नहीं है। इसलिए गोली छोड़ने से पहले 1000 बार सोच लो और बोली बोलने से पहले 1,00,000 बार सोच लो। जब भी अपनी जबान का इस्तेमाल करो ना मेरे भाई, बोलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं इतना कहूंगा कि जब भी बोलो प्रेम से, मिठास से, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारी शालीनता, हमारी कुलीनता बताती है। अच्छा, ये मुंह क्या है? 2 शटर की दुकान है। कितने शटर? एक बार देखो आप, मैं बोल रहा हूं कि सही बात है। आपके मुंह की दुकान अंदर है, इसके कितने शटर है? 2। दुकान खोलो। चलो 10:30 बज रहे ना, दुकान खोलो। कितने शटर ऊपर हुए? 1 ऊपर और 1। बाकी दुकानों में तो नीचे से शटर ऊपर जाता है। मुंह ऐसी दुकान है जिसमें 2 शटर होते हैं, एक शटर नीचे आता है और एक शटर ऊपर जाता है। तब हमारी दुकान खुलती है और फिर हम जब बोलते हैं ना तो पता लगता है इस दुकान में हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं। हमारी इस दुकान में हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं, ये तब पता लगता है जब हम मुंह से बोलते हैं। बाकी तो सब अपने होठों को लिपस्टिक लगा लगा के बैठ जाते हैं। इससे कोई आदमी का सौंदर्य नहीं बढ़ता। व्यक्ति का सौंदर्य तब बढ़ता है जब व्यक्ति प्रेम और मिठास से बोलता है। तुलसी मीठे वचन से बोल लो, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, वशीकरण यह मंत्र है। क्या कहा मैंने? अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपका सगे ताऊ का बेटा, बड़े पापा का बेटा, मामा का बेटा भी अगर रोज रायपुर में बैठ बैठ के कहीं बोल रहा होता तो आप 70 दिन तक सुनने जाते क्या? नहीं जाते ना। सुन लियो, काले तो सुन लियो, रोज सुन लियो, कहीं सुनना है। पर एक बात तय है, अगर तुम्हारी जबान से अच्छी बातें आ रही है, मधुर वचन आ रहे हैं, तो तय मानकर चलो सामने वाला बार बार मधुर व्यक्ति के पास तो दूर के लोग भी आते हैं। एक बात तय है, एक मण नींबू का रस पड़ा है। कितना? 1 मण नींबू का रस पड़ा है। अगर 1 चींटी आ जाए तो मुझसे आके कहना, और 1 बूंद शक्कर की चाशनी पड़ी है, अगर 1000 चींटियां न आ जाए तो मुझसे कहना। अगर शक्कर की तरह मीठी हो तो चींटियां भी पास में आती है। अरे मेरे भाई, महंगे मोबाइलों में घंटियां नहीं बजती, जो प्रीत और रिश्ते रखती है उन्हीं के रिश्तों मोबाइलों में घंटियां बजा करती है। बाकी मोबाइल लेके चलते रहो, लोग के कौन माथा लगा वैसो, कौन छाती कुट्टो करे, कौन सिर पच्ची करे, और तो है ही एड़ो। जब भी बोलता है वैसे ही बोलता है। जबान से जब भी बोलेंगे तय करो, रावण को बोलना नहीं आता था। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। रावण को बोलना नहीं आता था, इसने अपना सगा भाई भी खो दिया। सोचो, मेरी बात में दम है कि नहीं? रावण को बोलना नहीं आता था। जब भी बोलता था अहंकार से भर के बोलता था, जब भी बोलता था ईगो से भरकर बोलता था। जब, अरे भाई, सास को भी अपनी बात बहू को कहने का हक है। खांसी की दवाई भी हम लेते हैं ना तो सीधा बाजार से चूर्ण लाके बच्चे को नहीं खिलाते हैं। खांसी की दवाई भी हम सिरप लेकर आते हैं, और आपको पता है सिरप में दवाई तो केवल 5% होती है और शक्कर की चाशनी 95% होती है, क्योंकि उस दवाई को अंदर उतारने के लिए चाशनी होना जरूरी है। ऐसे ही हम अगर कोई बात, मत कहो ऐसा है, मैं सच बोलू नहीं जना बहुत बुरा लगे, बोलू जना बुरा नहीं लगा था, बोलना नहीं आवे तब हमें बुरा लगता है। लोगों की एक और बुरी आदत है, पहले टेढ़ा बोलेंगे फिर सामने वाले को बोलेंगे, ओ भाई साहब गजब के आदमी हो, बाहर से बात करने अंदर आए हो, उल्टी खोपड़ी लोग कट कर सुना जाए। ये मत कहो कि सच बोलना बुरा लगता है कि मैं सच बोलो नहीं जना खारी लागो। नहीं 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 नहीं, सच बोलने वाला कभी खारा नहीं लगता। जब आप टेढ़े बोलते हैं ना, जब आप कड़वे बोलते हैं ना, जब आप व्यंग्य में बोलते हैं ना, जब आप मजाक उड़ाते हैं ना, जब आप तीखे बोलते हैं ना, जब आप बरसते हुए बोलते हैं ना, जब आप अंगारे बरसाते हैं ना, तब बुरे लगते हैं। बाकी सच कहां है को बुरा होगा, कभी बुरा नहीं होगा। भगवान महावीर ने इतनी आगमों में बातें कही थी, हमको कोई बुरी लगी? वो सबके सब सच बातें थी, क्योंकि उन्होंने हर बात को बहुत मिठास से कही, हर बात को बहुत प्रेम से कही। भगवान महावीर के वचनों से, भगवान बुद्ध के वचनों से, भगवान कृष्ण के वचनों से, भगवान राम के जीवन से लाखों लोगों ने, अपनी करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी सुधारी। तो इसका मतलब सत्य कभी कड़वा नहीं होता। हमें बात अपने पेश करनी नहीं आती, इसलिए सामने वाले आदमी को क्या लगती है? कड़वी लगती है।
टेढ़ा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। दुनिया में ज्यादा समझदार कौन है? जो बोलकर सोचता है या जो सोचकर बोलता है? बोलो बोलो, बुद्धि लगाओ। ज्यादा समझदार आपको क्या लगता है कौन होगा? जो बोलकर सोचता है या जो... अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा किसको सोचना पड़ता है? जो सोचकर बोलता है उसको या बोलकर सोचता है उसको? ज्यादा किसको सोचना पड़ता है? जो बोलकर, जो सोचकर बोलता है उसको आधा मिनट सोचना पड़ता है, और जो बोलकर सोचता है उसे दिन भर सोचना पड़ता है। हूं क्यों बोलियो, मारे बाप रो कहीं जावे, मैं क्यों माथा लगायो, फूटा करम उनरा। मतलब क्या क्या हम दिमाग में करते हैं। मैं क्यों माथा लगाऊं? नहीं 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 नहीं, बोलकर जो सोचेगा वो दिन भर सोचता ही रहेगा, क्योंकि इसे बार बार एहसास होगा मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला। पर अगर आपने सोचकर बोला होता तो बोलते के साथ मुक्त हो जाते, क्योंकि आपको पता था कि आपने जो भी बोला वो तोल कर बोला, वो सोच कर बोला, वो विवेक से बोला, वो मर्यादा से बोला, वो शालीनता से बोला, वो सामने वाले के दिल में कभी तीखी लग जाए ऐसी बात बोली नहीं, हमेशा मीठी भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो क्यों किसी को बुरा लगेगा भाई? महिलाएं अगर एक चीज सीख जाए और वो ये है, मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि जब ब्याह शादी हो ना, लोग पता नहीं गैले होते हैं। ब्याह शादी होती है तो लड़का लड़की के जन्म पत्री मिलाते हैं। अरे भाई कहां जरूरत है इनको मिलाने की, ये तो वैसे ही मिल नहीं रहे हैं। कितना मेहनत करो। लोग पता है 40-40 साल के लड़के नाकुड़ा भैरजी के चक्कर काट रहे हैं, बाप जी मारो ब्याह हो तो न्याल हो जाओ, बाप जी मारो ब्याह हो तो लोग हो तो मिल ही नहीं रही है, तो उनको क्या जन्म पत्र मिला रहे हो? अगर मिलानी है ना तो सास और बहू की जन्म पत्र मिला दो। अगर ये दो जीव मिल गए, सब मिल गया, फिर माथापोड़ी खत्म, छाती कोटा खत्म। क्योंकि संवाद विवाद की जो स्थिति पैदा होती है वो इन दो जीवों में होती है। तय कर लो आज से। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं नारी जाति का बहुत सम्मान करता हूं। अपने प्रवचनों में हमेशा नारी जाति को मान सम्मान गौरव देने में कभी कमी नहीं रखता हूं। जब जब भी हमारे सत्संग प्रवचन हुए, हमने अगर स्टेडियम में भी प्रवचन माला हुई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि स्टेडियम में जब 5-5 हजार 10-10 हजार लोग भरे हों, तब अभी हमने एक महिला मंडलों को बुलाया था और उनको मंच पर बुला कर गवाया था, ताकि नारी जाति को भी मंच पर आने की, मान सम्मान मिलने की व्यवस्थाएं शुरू हो। ठीक है ना? पर मुझे एक चीज थोड़ी सी मन में खटकती है, और वो ये है कि मुझे कई बार जब बच्चे आके कहते ना, मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं, बाप जी एक बात समझ में नहीं आई, हमारे पापा और मेरे बड़े पापा जब तक कंवारे थे 25 साल तक एक थे, और जब शादी हो गई तो 3 साल में दोनों अलग हो गए, तो इसका राज क्या होता है? आप बताओ बहनों, क्या जवाब दूं? बताओ, मेरे काम नहीं पड़ा ना। वो बच्चे मुझे पूछते हैं कि जब शादी के पहले हमारे बड़े पापा 25 साल तक साथ थे, तो शादी के बाद क्या होता है? मैंने कहा भैया ये तो तेरे मम्मी पापा बताएंगे, मैंने तो की नहीं, मैं कैसे बताऊं कि क्या होता है? पर मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा, मुझे ये बात सुननी मन को अच्छी नहीं लगती है, जिसमें नारी जाति को देवी की संज्ञा देता हूं और हमेशा मान सम्मान गौरव की भाषा बोलता हूं। मैं तो कहा करता हूं मेरे भाई, जिनके भाग्य में संतान का सुख ज्यादा होता है, ईश्वर उन्हीं को बेटियां देता है। जिनके भाग्य में संतान, क्योंकि जब धरती पर बेटे को भेजते ना तो कहते हैं जा बेटा मैं तुझे इस घर में भेज रहा हूं, तो इस घर को स्वर्ग बनाना। पर कभी मत करना ये काम, क्योंकि ईश्वर जब नारी को भेजता है तो कहता है बेटा जा तू 2-2 घरों को स्वर्ग बनाना। तो बस ये मुझे जब सुनने में आता ना, बाप जी शादी के बाद भाई भाई अलग हो जाते हैं, महिलाएं घर को तोड़ देती है, प्लीज मैं चाहता हूं ये बात जुटला दी जानी चाहिए। आप लोग इतना अच्छा व्यवहार कीजिए, इतनी अच्छी भाषा बोलिए, ओछे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपकी बहू थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी भी आ गई हो, या कम अमीर घर से आई हो, या आपकी जो ख्वाहिशें थी, भाई अरमान तो सबके ऊंचे होते हैं, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे वे मिले। जब आदमी की 50 साल पहले जिसने शादी की उसके अरमान थे मुझे मधुबाला मिले, है ना? और जिसकी 30 साल पहले शादी की उसके क्या अरमान थे, मुझे क्या मिले हैं? हाँ अरे वाह, हेमा मालिनी मिले। और जिसने 20 साल पहले शादी की उसके क्या अरमान थे, माधुरी। और जिसके 10 साल पहले शादी की उसके क्या अरमान थे,
इतना बहुत है, आगे के नाम मुझे आते नहीं है, पुराने पुराने नाम तो मालूम है, पर मैं आपको बता दूं यथार्थ में मिलती कौन है, जो भाग्य में आदमी लिखा कर लाता है। इसलिए आप ये मत सोचो मेरे अरमान तो ऐसे थे, ऐसी बिंदनी आवेला, ऐसी बिंदनी आवेला। अगर आप सोचते हैं बिल्कुल सही बिंदनी नहीं मिली, तो मैं एक बात बताऊं, बिंदनी ने भी बिल्कुल सही सास तो नहीं मिली है? अगर आप मन में बार बार आप बात आनती हुए कि माने सही बिंदनी जितो मैं सोचियो मन तो एड़ी एड़ी बिंदनी चाहिए थी, तो बिंदनी ने भी वेड़ी वेड़ी कोई सासू नहीं मिली। तो इन वास्ते दोनों एक ही माजने रहो। आ कोनी की बिंदनी खोटी है और सासू मां चौकी है, एड़ी कोई बात को नहीं है, दोनों एक ही माजने रहे, क्योंकि सास भी कभी बस। तो जब बात आपको पहले से समझ में आई हुई है, तो मैं ही बोल बोल कर कब तक समझाता रहूंगा। तो इसलिए मैं कहूंगा घर में संवाद हो, संवाद में कभी भी विवाद ना हो। बहुत पहले सोचिए, अरे मैं आपको कैसे कहूं, आप अपनी बेटी को भी कोई बात कहनी होती तो ना 3 बार सोचते थे। याद करो, जब आपकी बेटी 22 साल की थी और वो कोई आपके मन के अनुकूल नाम नहीं करती कि 10 बजे तक घर में आ रही है और फटी हुई जींस पहन रही है, या जो आपको पसंद नहीं था वो काम आप करते थे, तो उसके पापा पहले आपको, पापा सीधे नहीं कहते, पापा आपको कहते थे देखो बिटिया को समझा दो, ठीक नहीं है। फिर आप भी कहते अच्छा देखती हूँ, उसका मूड देख कर कहती हूँ, है ना। आप 3 दिन सोचते थे कैसे शब्दों में कहूँ कि मेरी बच्ची को कोई बात बुरी न लग जाए। मैं कहूँगा जितना सोचकर आप अपनी बेटी को बात कहते थे ना, तो बहू के लिए धनाधन गोलियां मत निकाला करो, मशीन गन मत चलाया करो। नहीं 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 नहीं, नहीं। सोचो, तोलो कि जब मैं बेटी को बोलती थी, सोचती थी इसको ये बात कैसे कहूं कि इसको बुरी न लगे। अरे आजकल तो बाप को भी बेटी को कोई बात कहनी हो ना, तो 3 बार सोचता है कहूं कि नहीं इसको बुरा नहीं लग जाए। क्यों दादाजी, अगर आपको कोई बात बेटे को टोकने, धर्मेचंद जी खड़े हो हैं, अभी समझ लो आपको कोई बात अपने बेटे को बोलनी है, सीधी गोलियां निकालेंगे क्या, सीधा मशीन गन चलाएंगे क्या, क्या करेंगे? पहले सोचूंगा इन्हें कहीं बुरा नहीं लग जावे, इन्हें कोई वो नहीं हो जावे, बेवजह कहीं वो नहीं हो जावे। अरे जब अपनी जायों को बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये तो आई है, और इसके लिए आप धनाधन बोल रहे हैं, मतलब आपको ये तो परवाह है कि बेटी का मन न दुख जाए, आपको ये परवाह क्यों नहीं होती कि बहू का मन न दुख जाए। समझ गए ना। तो आज से अभी राजो, आज से क्या करोगे, मैं बहुओं पर भी आ रहा हूं, पहले सासुओं को ठीक करूं। सासुएं मुझे धनाधन सोच रही है, महाराज बेटे बोले ही जा रहे हैं हमारे लिए, हम चुपचाप बैठे, इसका थोड़ी है कि आप मन चाह बोलते ही जाओगे हैं? कि हम चुपचाप बैठी हैं और महाराज साहब हमारे लिए हैं? एक लाइन हमेशा याद रखना, हम सभी को सुधारने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। सॉरी, मैंने वाक्य गलत बोल दिया, सुधारने की नहीं, अब बोलो आप सभी, सुधरने की। हम सभी को सुधरने की कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये काम अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं करेगा, ये काम हमें खुद को करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि सासू माताएं ध्यान रखें, तो मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा हमारी लाड़की बहनों से, मेरी अच्छी बहनों, आप बहुत ऊंचे अरमान लेकर आई है, ऊंचे घर से आई है, इस घर की शोभा बढ़ाने आई है, इस घर को स्वर्ग बनाने आई है। क्योंकि जब आप धरती पर आए थे ना, तब ईश्वर ने आपको एक वरदान दिया था और कहा था बेटा तुम्हें जन्म जात में यह शक्ति देता हूं कि तू 2-2 घरों को स्वर्ग बनाएगी। कितने घरों को? 2-2 घरों को स्वर्ग बनाएगी। जहां जन्मेगी वहां और जहां जाएगी वहां, उन दोनों घरों को स्वर्ग बनाएगी। तो सासू मां के सामने भी शब्द का इस्तेमाल करते समय, भाषा का इस्तेमाल करते समय यह विवेक रखो कि वे आपसे उम्र में दुगुने बड़े हैं और अनुभवों में आपसे 4 गुने बड़े हैं। आपने अभी तक ठोकर खानी शुरू की है और वो खाकर के आगे निकल गए हैं। इसलिए उनके सामने किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले जरूर सोचो। मैं हमेशा कहूंगा, सास अपनी बहू को बेटी माने, पर बहू हमेशा अपनी सास को सास माने। आप इसलिए बहू मानिए ताकि भरपूर प्यार दे सके, और बहू इसलिए सास माने ताकि भरपूर सम्मान दे सके, इसमें कटौती न रहे हैं। आप अपनी सासू मां को सासू मां ही मानिए ताकि उनके सम्मान में, मान मर्यादा, गौरव में कभी कमी ना आने दें। और कभी कोई पड़ोसी आपके बहू के लिए कह देना, झट से बिड़ जाना, हो भाई साहब मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है, मैं सब कुछ सुन सकती हूं, पर मेरे बहू के लिए
नहीं सुन सकती हूँ। जब आप इतना बड़ा दिल दिखाएंगे ना, मैं सच कहता हूँ, किसने कहा कि घर तोड़ने में नारी का भूमिका होती है? सच्चाई तो ये है, घर को जोड़ने में नारी की भूमिका होती है, क्योंकि नारी कभी भी कैंची का काम नहीं करती, नारी हमेशा सुई धागे काम करती है। मानता हूँ कि सुई धागा जब चलता है ना तो छेद तो करता है, एक बार छेद तो करता है, पर छेद करने के पीछे उसका उद्देश्य छेद करना नहीं, टूटे हुए को जोड़ना होता है। मैंने कहा तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं, और वसीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, पर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। कहीं बाढ़ आ जाए, गांव के गांव बह जाते हैं, हमने देखा ना, जानवर बह रहे हैं, लोग बह रहे हैं, तो पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है। पर सच्ची कहूं, जब हमारी वाणी मर्यादा तोड़ती है ना, मेरे पास में एक मानव भाव आए, आकर कहने लगे, बाप जी मैं आपके पास रहूंगा। मैंने कहा रह जाओ, मुझे कहाँ दिक्कत है। कोई 71 साल के थे, 70-75 साल के आए, कहने लगे बाप जी मैं आपके साथ ही चलूंगा। मैं कहा चलो, मुझे कहाँ दिक्कत है। कहने लगे नहीं बाप जी, मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरे बच्चों से नहीं बनती, मेरे पोते पोतियों से नहीं बनती, मेरे स्टाफ से नहीं बनती, मेरे कर्मचारियों से नहीं बनती, मेरे दुकान में नहीं बनती, मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती, मेरे मोहल्ले कॉलोनी वालों से नहीं बनती, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, आप घर जाओ, क्योंकि मुझसे भी नहीं बनने वाली तुम्हारे आपके नेचर में है कि आप बना के रख ही नहीं सकते हो किसी से। अरे जब अपनों से नहीं बना पाए तो परायों से क्या दूर बनाओगे? जो आदमी अपने मां बाप का नहीं हुआ वो पड़ोसी का क्या दूर होगा, ससुराल का दूर होगा? हमेशा शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए, बोलो बोलो, मन का आपा और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल होए। दोबारा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल होए। एक टेढ़ा आदमी बैठा था मेरे पास और उसने मुझे बोला, वो बोल रहा था ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। मैंने कहा अब तू मेरी सुन। उसने क्या बोला? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। मैंने कहा उससे मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा होए, है नहीं तो जूते पड़ेंगे। उससे बिल्कुल मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। तो इस लम्हे को, इन बातों को, इन शब्दों को अपने ज़हन में उतारते रहो कि मैं जब भी बोलूं, जिससे भी बोलूं, जहां भी बोलूं, प्रेम से, मिठास से, शालीनता से बोलूं। मेरे भाई मानो किसी के जीवन में कोई तकलीफ आ गई है, पर कम से कम आप मधुर शब्द तो बोल सकते हैं ना। मैं कहूं आपके पास देने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना देने को। मेरे पास 2 रुपये नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, मेरे पास अंगूठी नहीं है कि निकाल कर आपको दे सकूं, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं है मैं आपको दे सकूं, मेरे तो बैंक बैलेंस छोड़ो, मेरे तो खाता छोड़ो, मेरे तो आधार कार्ड भी नहीं है। तब जिसका आधार कार्ड नहीं है उसका क्या आधार होगा? है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता नहीं मैं अभी भी बहुत कुछ दे सकता हूं धरती को। भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, मैं अच्छी बातें दे सकता हूं, अच्छे विचार दे सकता हूं। देखो भाई, जब भी बातचीत करो ना, अच्छी बातें जरूर बोलो, है? ये मत समझो कि फालतू क्यों बोलो, अच्छी बातें जरूर बोलो। इनसे मन में अनुकूलता आती है, मन आनंद से भरता है, मन में मिठास घुलता है। समझो सामने वाला कोई तकलीफ में, आप कुछ भी नहीं दे सकते उसको सहयोग, मीठी जबान तो बोल सकते हैं ना, उसको सांत्वना तो दे सकते हैं ना। किसी का काम किया है किसी ने आपका, उसको थैंक यू तो बोल सकते हैं ना। गलती हो गई तो सॉरी तो बोल सकते हैं ना। काम करवाना हो तो प्लीज तो बोल सकते हैं ना। हम अपनी जबान को थोड़ी मीठी मधुर तो कर सकते हैं ना। रोज रोज रसगुल्ले खाओगे तो शुगर करके अस्पताल पहुंच जाओगे, पर रोज रोज मधुर बोलोगे तो लोगों के दिलों में राज करोगे। पक्की बात है। पता है, हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, 2 में से एक काम करते हैं। अब देखना, या तो हम दिल में उतरते हैं या हम दिल से उतरते हैं। देखो बस इतना सा फर्क है, दिल में उतरे या दिल से उतरे, बिल्कुल आजू बाजू है। ये दिल से उतरे, ये दिल में उतरे। अभी आप ही बताओ कौन आदमी हमारे दिल में उतरेगा और कौन आदमी हमारे दिल से उतरेगा? बुद्धि लगाओ। हाँ माता जी आप खड़े होइए,
आपको ही कह रहा हूं, हाँ मैं जरा बोलो बोलो, सोचो कौन आदमी चाहेगा कि दिल में उतरे और कौन दिल से उतरे? कौन सा आदमी जो आपके दिल में उतरेगा? जो अच्छा व्यवहार करेगा वो अगर पड़ोसी का बेटा है तो भी आपके दिल में उतर जाएगा, और जो हर समय टेढ़ा ही टेढ़ा बोलेगा अगर वो खुद का बेटा है तो भी एक दिन पता नहीं मारे पेट में वो क्यों पैदा हुआ, पता नहीं मारे घर में वो क्यों पैदा हुआ, पता नहीं, मन में आता है ना। टेढ़ा बोलने वाले अपने भी पराये हो जाते हैं और मिठास से बोलने वाले पराये भी एक दिन अपने हो जाते हैं। ये मधुर जबान की ताकत है मेरे भाई, मधुर जबान की ताकत। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को जब हम हनुमान नगर में आए तो मोटिवेट कर रहा हूं, जब भी अपनी भाषा बोलो। बहुत आपको पता है जब हनुमान जी, चलो हनुमान नगर में बैठे हैं, हनुमान जी के मंदिर में प्रांगण में बैठे, हनुमान जी की घटना सुनो। कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए रवाना हुए लंका से, तो क्या कहा गया था उन्हें? सूर्योदय से पहले पहले आना है। अगर तुम न आए हैं, अगर तुम संजीवनी बूटी लेकर न आए और सूर्योदय पहले हो गया तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, हैं? राजवैद्य ने क्या बताया था उन्हें? अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी जेहन में उतर गई तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, और न उतरी तो प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी तीव्र गति से चले रास्ते में। अच्छा आपको पता ना सूर्य का नियम होता है, जैसे अभी यहां सुबह के 11 बजे हैं और अमेरिका में रात के 10-11 बज रहे, तो कहीं पर रात है कहीं पर दिन है। तो हनुमान जी निकल गए लंका से, संजीवनी बूटे नहीं निकले तब तो शाम थी, पर रास्ते में सूर्यदेव मिल गए जहां पर दिन चल रहा था। तो हनुमान जी ने सूर्य से कहा, भाई सूर्यदेव हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं। क्या कहा? हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं सूर्यदेव, इस तरह लंका में लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की जरूरत है, और कहा गया है कि अगर सूर्योदय से पहले मैं न पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना सूर्यदेव, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कह रहा हूं कि मैं न पहुंचूं तब तक तुम मत उग जाना, है ना? क्या कहा? जब तक मैं न पहुंचूं तब तक सूर्यदेव आप मत उड़ जाना, क्योंकि अगर आप उग गए तो सूर्यवंशी लक्ष्मण उठ जाएगा। अगर आप उग गए तो सूर्यवंश का अस्त हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। बहुत हाथ जोड़कर कहा, पर लास्ट में जाते जाते देखा कि सूर्यदेव अभी भी मुस्कुराकर पूरी हां नहीं भर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं भाषा को हमेशा मिठास से बोलो, पर लगे सामने वाला फिर भी तैयार नहीं हो रहा है तो एक लाइन जरूर छोड़ दो। और तब जाते जाते हनुमान जी ने कहा, बस इतना सा याद रखना, ये जो हाथ जोड़कर बात कर रहा है ना हनुमान, ये हनुमत वाला है। अरे अभी तो हाथ जोड़कर बोलता है, पर मेरे बचपन की बातें याद कर लेना, जब ये हनुमान सूर्य को भी निगलना जानता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अपनी बात को शिष्टता से भी कहें, विशिष्टता से भी कहें, मिष्टता से भी कहें, शालीनता से भी कहें, पर उसको इस बात का एहसास दिलाते रहें हम मधुर बोलते हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारे संस्कार हैं। क्या है? हम मधुर बोल रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हमने कुलीन से, हमारे वंश परंपरा से हमने यही सीखा है कि हम जब भी बोलेंगे मधुरता से बोलते हैं। बाकी याद रखना, जब कभी हाथ की नौबत आएगी तो पता लगेगा तेरे हाथ मजबूत है या हमारे मजबूत हैं। बाकी हाथ जोड़ना हमारे संस्कार है, विनम्रता से पेश आना हमारे संस्कार है, शालीनता से बोलना हमारे संस्कार है। मेरे भाई जीवन में याद रखना, स्कूल में लिखा रहता है कि उसूल मत तोड़ो। बोलो, स्कूलों में लिखा रहता है कि स्कूल मत तोड़ो, और बगीचों में क्या लिखा रहता है कि फूल मत तोड़ो। ठीक है ना? स्कूलों में लिखा रहता है उसूल मत तोड़ो, और बगीचों में लिखा रहता है कि फूल मत तोड़ो। और खेल जब शुरू होते हैं तो घोषणा की जाती है रूल मत तोड़ो। पर मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मेरी बातों पे भरोसा करते हैं तो अपनी जबान से कभी किसी का दिल मत तोड़ो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि मैं अपनी जबान से कभी किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, बस। अच्छा जरा बताओ, पके हुए फल की क्या पहचान? बुद्धि लगाओ, पके हुए फल की क्या पहचान? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, ऐसे अंट संट मत बोलो। मैं बताऊं,
नंबर एक वो नरम होता है, और नंबर दो, बिल्कुल सही कहा, अनुभव की पोटली दी इन्होंने प्रकाश जी ने कि नरम एक वो क्या होता है, नरम होता है। नंबर एक वो नरम होता है, नंबर दो मीठा होता है। पके हुए फल की दो पहचान, नंबर एक वो नरम होता है, नंबर दो मीठा होता है। परिपक्व इंसान की दो पहचान, पके हुए फल की दो पहचान, नरम होगा और मीठा होगा, और परिपक्व इंसान की दो पहचान, नंबर एक वो विनम्र होगा और नंबर दो मधुरभाषी होगा। जो परिपक्व लोग होते हैं ना, वो अंट संत बंट जो दिमाग में आया नहीं बोलते, वो बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से, बहुत हाथ जोड़ करके मिठास और माधुर्य से बोलते हैं। याद रखना, हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर हाथ जोड़कर मिठास से आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है ना। इसलिए जबान से जब बोलो, अरे मेरे भाई, अगर भगवान श्री महावीर ने तब कहा था जियो और जीने दो, वे शब्द आज भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अरे मेरे भाई, ये जबान की ताकत है कि अगर चंड कौशिक जैसा सांप सामने आ जाए तो वो शांत हो जाता है। ये जबान की ताकत है कि अगर अंगुली मार जैसा डाकू सामने आ जाए तो वो शांत हो जाता है। ये जबान की ताकत है कि अगर सुभाष चंद्र बोस ने देश में आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, पूरा देश उनके साथ हो गया। आदमी की जबान में ताकत होनी चाहिए, जबान में। इसलिए पुराने जमाने में कहते थे दो चीज का आदमी को सच्चा होना चाहिए, नंबर एक जबान का अच्छा और नंबर दो जांग का सच्चा, जिसमें ये दो चीज है, यानी जो शीलवान है और नंबर दो जो विवेकवान है, प्रज्ञावान है, शांति से, मिठास से, शालीनता से अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है, तय मानकर चलो वो व्यक्ति दुनिया के दिलों में राज करता है। आज हमारे पास भगवान महावीर का कुछ नहीं है, उनकी वाणी है ना। अच्छा, भगवान महावीर का शरीर हमारे पास है, किसी के पास नहीं। उनके माता पिता है, नहीं। उनका राजमहल है, नहीं। वो बचपन में जिस झूले में झूले हैं, नहीं। वो जवानी में जिन कपड़ों को पहना है, नहीं है। हमारे पास उनका कुछ भी नहीं है, पर वो इसलिए इस धरती पर सदा अजर अमर हैं क्योंकि हमारे पास उनकी पवित्र वाणी है। और महापुरुषों की दुनिया में एक ही चीज रहती है। अच्छा बताओ, भगवान कृष्ण का मुकुट अभी दुनिया में है, चला गया। राधा रानी चली गई, सत्यभामा चली गई, रुक्मणी चली गई, उनके माता पिता दोनों वाले हैं, दोनों ही चले गए, और उनकी द्वारिका हमारे पास नहीं बची, उनके राजमहल नहीं बचे। वो जो चीजें उपयोग करते थे, कुछ उनका रथ, उनके घोड़े, कुछ भी नहीं। पर आज भी हमारे पास वो इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि हम कहते हैं भगवत गीता के रूप में कृष्ण की वाणी है। इसलिए दुनिया में प्राणी का कुछ नहीं बचता, केवल वो जो वाणी बोलता है ना, वो जाने के बाद भी प्राणी की वाणी दुनिया में बची रहती है। लोग कहते हैं अरे वाह, वो आदमी हीरा था, हीरा। किसके लिए? टेढ़ा बोलने वाले के लिए कि मधुर बोलने वाले के लिए? हाँ मेरे भाई, मैंने कहा शरीर में सबसे अच्छा अंग जबान, सबसे बुरा अंग जबान। जब एक संत से पूछा गया कि आप अंतिम शिक्षा में क्या देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, जबान में हड्डी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो इसकी कड़वाहट किसी को अच्छी नहीं लगती, वो कड़क बोली जाए ये किसी को अच्छी नहीं लगती। नियम बना लो। चलो, मैं भाषा का कैसे कैसे इस्तेमाल करें, मैं इसके लिए अब फटाफट 10 मिनट में 10 बातें बता रहा हूं। 1 मिनट में एक बात, उसे हम समझें और अपने जीवन से सीखें। नंबर 1, जब भी किसी से बात करनी हो, मिलना हो, जुलना हो, बातचीत करनी हो, पहला काम किया करो, और वो है अपनी मुख मुद्रा को ठीक करके बोलो। किसको? पहले अपनी मुख मुद्रा ठीक करो तो मैं बोलूं आगे। क्या बोलूं? अपनी मुख मुद्रा अगर आपकी शालीन है तो तय मान कर चलो आप सबके दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। तो मैंने कहा जब भी बोलो अपनी मुख मुद्रा को बोलो शालीनता से। पहले अपनी मुख मुद्रा को ठीक करो। मुख मुद्रा को ठीक करने के लिए पहले चेहरे पर थोड़ी सी क्या स्माइल ले आओ। आप जब भी अपनी बात स्माइल से कहेंगे ना, आपकी बात कभी कड़वी हो ही नहीं सकती। आप में कोई सास बहू की जोड़ी है यहां पर? कौन है? देखो, खड़े हो। कौन है? आप सास हैं तो आपकी बहू कौन सी है? माता जी, इनकी बहू कौन है? आप इनकी बहू हैं। चलो आगे आओ, चलो आगे आओ सासू माँ, चलो आओ, अपनी बहू से थोड़ी बातचीत करो, आओ।
हैं? इधर आओ, बहू को बुलाओ। वो तो बहू भाग गई उधर। ऐसे मत भागो मैदान छोड़कर। हाँ, आ जाओ आ जाओ। किसकी कौन सी वाली बहू है? पहले जोड़ा बनाओ। हाँ, यूं अपनी अपनी। चलो मम्मी जी, अब आप अपनी सासू, सॉरी, अपनी बहू रानी से कुछ बात कहो। जैसे बोलो, बेटा मुझे आज शाम को, रात को खाना नहीं खाना है, पहले खाना जल्दी बना देना। बोलो। सुनियो बेटा, आज हमारा सा अपने घर शाम को आ सकते हैं, थोड़ा जल्दी से खाना बना देना। मैं कहूं रोज इतना मीठा बोलोगे ना तो ये बिंदनी आपको माथे पे लगा के बैठेगी। तीखा बोलना छोड़ो और मीठा बोलना। और अगर रोज मीठे बोलोगे ना तो बहू रानियां ऐसे ही आपको माथे पे चढ़ा के रखेगी कि हमेशा मिठास से, हमेशा प्रेम से, हमेशा शालीनता से अपनी बात करें। तो नंबर 1 क्या तय किया आज से? हाँ, आप कोई काम सौंपो अपनी बहू रानी को, बस ऐसे हंस लिया करो आप तो बस। अगर ये सासू माताएं अपनी बात कहने से पहले अपने मुख मुद्रा को अगर मुस्कान से भर लें तो सासू मां की कोई बात बुरी लगेगी? यस नो? विराज जाइए, सिट डाउन। तो नंबर 1, जब भी बोले अपनी मुख मुद्रा को हमेशा ठीक करके बोले। नंबर 2, जब भी बोले अदब से बोले, थोड़ा सा यूं पोलाइटली, क्या कहते हैं, थोड़ा सा नरमाहट से, थोड़ा सा मिठास से, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, मन को थोड़ा सा मधुर करके बेटा थोड़ा सा अदब से बोले। नंबर 3, जब भी बोले फैसला करके बोले कि मैं पॉजिटिव बोलूंगी। वही बात बोले जो पॉजिटिव हो, वो बात कभी ना बोले जो नेगेटिव हो। समझो आपकी बेटी आई, 15 दिन रहकर गई, जाते जाते आपके कान भर गई। जाते जाते आपकी क्या भर गई? कान भर गई। दुनिया में कुछ दुकान वाले लोग होते हैं, कुछ कान भरने वाले लोग होते हैं, और वो कान भर गई और उसके जाने के बाद अब आप टोंट में बोलने लग गए बहू से, नहीं 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 नहीं, बेटी गई, उसको बोल दे इस घर में तेरा आना जाना खुला है, पर व्यंग्यात्मक शब्द, टेढ़े शब्द घर के माहौल को बिगाड़ना। मेरे भाई, कभी भी बेटियों से कहूंगा अपने पीहर जाओ ना तो प्लीज अपनी मम्मी के कान मत भरा करो, क्योंकि एक दिन आप भी अपने ससुराल में रहती हैं और वहां भी कोई आपकी ननद आती है और वो भी जब अपनी मम्मी के कान भरती हैं तो आपको बड़ा बूंदा लगता है ना। आप तो कान भर के निकल गए और अब मम्मी बेचारी दिन भर तिल मिलाती है। बेटी यूं कह के गई, मैं इसको बिल्कुल बताऊंगी, मैं इसको कहूंगी, टोकूंगी, इसने ऐसे ऐसा किया। नहीं 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 नहीं, मन बना लो। जब भी कोई बात बोलोगे तो पॉजिटिव बोलोगे, जब भी कोई बात बोलोगे तो मतलब सकारात्मक बोलोगे। कभी ऐसी बात नहीं बोलोगे जिस बात से कभी किसी का दिल दुखे। एक बात सीख लो, जीवन भर याद रख लो, 2 लोग बड़े गजब की हो जाती है जिंदगी। ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको हम प्यार नहीं करते बहुत भारी होता है। नंबर 1, ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको हम प्यार नहीं करते, जो हमसे प्यार नहीं करते, उनके साथ रहना। नंबर 2, ऐसे लोगों से दूर रहना जिनसे हम प्यार करते हैं। ये दोनों ही बड़े भारी काम होते हैं। हम जिनको चाह रहे हैं अगर वो हमसे दूर हैं तो मन को भारी लगता है, और हम जिनको नहीं चाह रहे, जो हमें नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ रहना भी हमें बड़ा भारी लगता है। तो मन में तय करो, संकल्प करो, मानसिकता बनाओ, मैं जब भी बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा। हाथ जोड़ो, ये तो पक्का नियम ले लो, मैं जब भी कोई बात बोलूंगी पॉजिटिव बोलूंगी, नेगेटिव बात नहीं बोलूंगा। ये संकल्प बोल लो मुंह से, मैं जब भी बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा। ये मेरा वादा है, अपने आप से वादा है। अगर आप एक नियम अपने जीवन में धारण कर लेंगे, मैं 1000 समस्याओं से बचने का एक मार्ग बता रहा हूं। जब भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, जब भी बोलेंगे सकारात्मक बोलेंगे, जब भी बोलेंगे मिठास की भाषा बोलेंगे, जब भी बोलेंगे इज्जत की भाषा बोलेंगे, जब भी बोलेंगे सम्मान की भाषा बोलेंगे। कभी भी गोलियां छोड़ते हुए अपनी बोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, जब भी बोलें अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करके बोलें, पल कर बोले, सोच कर बोले, मनन करके बोले, तुरंत ना बोले। क्या कहा मैंने? तुरंत ना बोले। सोचे एक आदमी ने गुस्से में तुरंत गोली चला दी तो भारी पड़ेगा ना। ऐसे ही हमने गुस्से में गोली चला दी तो, अगर आपको गुस्सा है आप जरूर करो, आराम से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक नियम ले लो छोटा सा, गुस्सा करूंगा आधे घंटा बाद, बस। ठीक है, कितनी देर बाद? हाँ, आधे घंटा बाद। या फिर चौगड़िया देख के कर लिया करो। भाई चौगड़िया समझते हैं आप लोग? शुभ लाभ काल अमृत योग होते हैं ना। बस जिसको भी गुस्सा करना हो आराम से करो, उसको बोलो 2 मिनट है,
पहले वो चौगड़िया पंचांग उठा लो, कैलेंडर में रहता है भैया अभी क्या वार है आज, बुधवार, अभी भैया नहीं 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 नहीं, एक काम करना अभी अभी नहीं 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 अभी नहीं, मैं अमृत का चौगड़िया है 12:20, तुम 12 बजे आ जाना, मैं तुझसे बात करूंगा। मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपने अमृत के चौघड़िया में भी गुस्सा कर लिया तो काल सर्प योग बन जाएगा, और काल सर्प योग में भी अगर आपने शांति रख ली तो अमृत सिद्धि योग बन जाएगा। पक्की बात कह रहा हूं आपसे, उपयोग करके देख लेना, जी कर देख लेना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, बोलते समय कमर सीधी करो तो बताओ, और वो है कभी भी किसी की भी मजाक मत उड़ाना, ये बहुत बड़ा पाप है। कोई कमजोर है, किसी को खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, कोई सही खाना नहीं बना पाई है बहू रानी, पर प्लीज 4 लोगों में उसकी मजाक मत करना। एक बार बहू के हाथ का खाना खा लो, दांत गिन लेना भले, नहीं मत कहो ऐसे। कभी भी किसी की मजाक आप उड़ाएंगे ना, सामने वाला हो सकता अभी तो ना बोले, पर वक्त आने पर वो आपको छोड़ दे वाला नहीं है। आदमी हर चीज को निकालता जरूर है, और वो वक्त आने पर आपने उसकी मजाक उड़ाई ना समाज में, अब देखना वो आपने एक बार उड़ाई, वो 25 मौके ढूंढेगा कि वापस एक बार इसकी अकल ठिकाने करनी है। भूल चूक कर कभी किसी के अभाव की मजाक मत उड़ाओ। मैं आपको कैसे बताऊं, एक बच्चे को कैंसर हो गया, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बच्चे को कैंसर हो गया, तो कैंसर में जब वो थेरेपी होती है तो सिर के बाल उड़ जाते हैं। बच्चे के बाल उड़ गए, बच्चा बिल्कुल मेरी तरह मोटा हो गया, बिल्कुल माथा उसका साफ हो गया, बिल्कुल मोटा हो गया बच्चा। अब इसको स्कूल जाने में सहम आने लगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, वहां क्लास में सब बच्चों के बाल होगी। तो पापा ने कहा एक काम कर, तू टोपी लगा ले बस। अब जब टोपी लग गई तो अंदर बाल है या नहीं है किसी को पता नहीं लगेगा, और बाजार से बढ़िया वाली 350 रुपए की टोपी पापा ने लाकर उसको दे दी। इधर बच्चों को जब पता लगा कि अब जो बच्चा आने वाला है जिसको कैंसर हो गया, उसके सारे सिर के बाल उड़ गए हैं, और बच्चों ने सोचा कहीं हमारा दोस्त हीन भावना से ग्रस्त न हो जाए, तो क्लास में पढ़ाई करने वाले 35 बच्चों ने नाई को बुलाया, एक साथ पैसे में बात की, और सबके सब बच्चों ने अपने सिर के बाल साफ करा लिए, मुंडवा लिए। और जैसे ही वो बच्चा टोपी लगाकर क्लास के बाहर आया कि क्लास के बाहर खड़े हुए टीचर ने उसकी टोपी उतार दी, हवा में फेंक दी, और बच्चा चिल्लाया मेरी टोपी चली गई। क्लास टीचर उसे अंदर लेकर आए कि देख पूरी क्लास तेरे लिए, यानी तेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे हम, तुम्हारे दर्द को कम तो नहीं कर सकते, पर तुम्हारे दर्द को बांट नहीं सकते, पर तुम्हारे दर्द को मीठा मधुर बनाकर हमारे माहौल को तो हम अच्छा बना सकते हैं ना। अब हम सब के सब गंजे हैं, चलो अब कौन तेरी मजाक उड़ाएगा, सब के सब अपन। मैंने कहा हम किसी के दर्द को बांट नहीं सकते, पर सहानुभूति तो दे सकते हैं ना। तो जब भी बोलें कभी किसी की मजाक न उड़ाएं, कभी किसी के लिए टेढ़े मेढ़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कभी ना करें। एक महिला ने अपने पति से कहा था तो बिल्कुल बोड़ा हो, बोड़ा कहीं कहो थे तो बिल्कुल, वैसे हर महिला को अपना पति बोड़ा ही लगता है ना, होशियार तो वही है, वो बेचारा बोड़ा है तभी तो आपसे शादी की। तो उसने कहा था तो बिल्कुल भोड़ा हो, भोड़ा थाने तो कोई भी बना सके, कहीं के हो थे तो बिल्कुल भोड़ा हो, भोड़ा थाने कोई भी बना सके। पत्नी पति के हो क्यों बावड़ी चिल्लावे, शुरुआत तो थोड़ा बाप ही करी थी, मैंने बनावण रही नहीं। अपने पति की भी अगर वो सीधे साधे भी है ना, बहुत उनकी शालीनता दो, उनको सम्मान दो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे सामने वाले को सम्मान मिले। 3 बातें सुनकर खड़े हो जाओ, और वो 8वीं बात कहूंगा, कभी भी अपशब्द का प्रयोग मत करो, गाली गलौच। इससे बढ़कर हमारे भारत का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारत के सबसे 2 महान शब्द हैं, एक मां और एक बहन, ठीक है ना। इससे ज्यादा पवित्र शब्द भारत के इतिहास में क्या, धरती के इतिहास में कोई शब्द पैदा नहीं हो सकते। नंबर 1 मां का शब्द, नंबर 2 बहन का शब्द। इससे बढ़कर हमारा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत में जब भी मुंह से गालियां निकलती है लोगों के, तो इन्हीं 2 शब्दों के नाम पर निकलती है। यह भारत में कलंक है। ये 2 महान शब्द है, नंबर 1 बोलो बोलो मां, नंबर 2 बहन। प्लीज अपनी भाषा की शालीनता बनाइए, शिष्ट बनिए, इष्ट बनिए, मिष्ट बनिए, विशिष्ट बनिए। जब भी मन से मुंह से शब्द बोले तय कर लो मैं कभी भी गाली गलौच नहीं करूंगा, ये दुनिया के सबसे सम्माननीय शब्द हैं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके कभी गाली का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बेहद जरूरी हम सब लोगों के लिए।
ऐसी भाषा में बोले जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए, मन को पीड़ा पहुंचाए। हाँ, अंतिम बात जरूर कहूंगा, हर बात बोलने की नहीं होती, तो कभी कभी बहुत प्रेम से चुप्पी भी रख लिया करें। क्या रख लिया करें? कभी कभी चुप्पी भी रख लिया करें, क्योंकि हमने कई बार सुना है ना, मुसीबत किस रास्ते आती है? मुसीबत कौन से रास्ते आती है? दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से, किधर से? पूर्व से। मुसीबत किधर आती है? इधर वाले रोड से कि इधर वाले रोड से? हैं? जब भी आती है मुंह के रास्ते आती है। मुसीबत जब भी आती है तो मुंह के रास्ते आती है। अगर आप मुंह का सही इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर चुप रहने की आदत डाल दें तो आप जीवन की कई मुसीबतों से बच जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।